हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को जरूर से प्रेस करना है ताकि इसी तरीके से जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, और आपको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने हैं। तो यहाँ पर जय सुख ऑयल मिल्स प्रोड्यूस रिफाइंड ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस करता है, मतलब इनका ऑयल का काम है ऑयल एक्सट्रैक्ट करना सीड से। एंड द एंटायर जो प्रोडक्शन है इज परचेस्ड बाय रुपेश ऑयल डेपो, जो रुपेश ऑयल डेपो पूरा का पूरा जो जयेश सुख का ऑयल है वो परचेस करता है। हु इन रिटर्न सेल्स इट टू वेरियस रिटेलर्स, और बाद में जो रुपेश ऑयल डेपो है वो अलग अलग रिटेलर्स को ये सेल करता है। नाउ मिसेस प्राची परचेज 2 kg ऑयल फ्रॉम बालाजी ग्रोसरी। मिसेस प्राची ने ना बालाजी ग्रोसरी से है ना 2 किलो है ना तेल खरीदा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बालाजी ग्रोसरी यहाँ पे होलसेलर है या रिटेलर है या कस्टमर है। कौन होलसेलर है यहाँ पर, कौन रिटेलर है एंड कौन कंज्यूमर है। तो यहाँ पर होलसेलर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होलसेलर परचेसेस, पहले तो आपको मीनिंग लिखना होगा कि भाई होलसेलर करता क्या है। तो होलसेलर परचेस करता है लार्ज क्वांटिटीज, प्रोड्यूसर से परचेस करता है। तो यहाँ पर जो होलसेलर है, होलसेलर परचेसेस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स, और छोटी छोटी क्वांटिटीज में मात्रा में वो है ना रिटेलर्स को बेचता है। नाउ इन दिस केस जो रुपेश ऑयल डेपो है, ये जो रुपेश ऑयल डेपो है ये जय सुख से खरीदता है, मतलब जय सुख प्रोड्यूसर हुआ। हमको प्रोड्यूसर के बारे में यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन जो जय सुख है वो प्रोड्यूसर हुआ। एंड जो रुपेश ऑयल डेपो है ये होलसेलर है। तो हम लिखेंगे कि रुपेश ऑयल डेपो इज अ होलसेलर। ये होलसेलर कैसे हुआ, कैसे पता चला, एज इट परचेसेस लार्ज क्वांटिटीज, भारी मात्रा में लार्ज क्वांटिटीज में वो जयेश ऑयल मिल से खरीदता है ऑयल, एंड बाद में देन सेल्स इट टू वेरियस रिटेलर्स, और बाद में वो अलग अलग रिटेलर्स को बेचता है। तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई करने मिलता है, ये केस स्टडी करने मिलती है कि भाई कौन यहाँ पर होलसेलर है। तो होलसेलर यहाँ पर रुपेश ऑयल डेपो है। तो पहले आपको होलसेलर का मतलब लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट के आधार पर जो स्टेटमेंट सिचुएशन आपको दी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे का आंसर देना। नाउ यहाँ पे रिटेलर का बोला, भाई रिटेलर कौन है, तो पहले रिटेलर का मीनिंग लिख दो। तो अ रिटेलर इज द वन हु परचेसेस फ्रॉम द होलसेलर, जो कि है ना होलसेलर से परचेस करता है, और समटाइम्स वो डायरेक्टली भी परचेस करता है प्रोड्यूसर से, फ्रॉम द प्रोड्यूसर, एंड सेल्स देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज, और छोटी छोटी मात्रा में वो है ना बेचता है फाइनल कंज्यूमर को। फाइनल कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर एंड कस्टमर में भी डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। कंज्यूमर मतलब वो बंदा जो है ना गुड्स को खरीदता है, अपने यूज के लिए खरीदता है, वो उसको रीसेल का काम नहीं करता है। जबकि कस्टमर है वो रीसेल कर सकता है, कंज्यूमर रीसेल नहीं करता है। तो कंज्यूम करने के लिए उसने, यूज करने के लिए उसने लिया है अपने लिए। नाउ इन दिस केस बालाजी ग्रोसरी जो है इज अ रिटेलर हो गया। बालाजी ग्रोसरी वाला है वो रिटेलर है क्योंकि इसने है ना बेचा, मिसेस प्राची को बेचा, राइट। तो बालाजी जो ग्रोसरीज है इज अ रिटेलर बिकॉज बालाजी ग्रोसरीज वो परचेस करता है फ्रॉम रुपेश ऑयल डेपो, जो कि होलसेलर है, उससे परचेस करता है एंड सेल्स इट इन स्मॉल क्वांटिटीज टू फाइनल कंज्यूमर, और है ना फिर फाइनल कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में ये सेल करता है। नाउ थर्ड यहाँ पे कंज्यूमर कौन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ना मिसेस प्राची कंज्यूमर है क्योंकि उसने 2 किलो परचेस किया तेल। तो उसने पर्सनल यूज मतलब अपने लिए कंज्यूम करने के लिए, अपने घर के लिए, फैमिली के लिए यूज कर रही है। यहाँ पर अ कंज्यूमर, पहले तो हम लिखेंगे अ कंज्यूमर परचेसेस गुड्स फ्रॉम रिटेलर्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज, और बहुत छोटी मात्रा में, फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन और हर पर्सनल कंजम्पशन। इन दिस केस मिसेस प्राची जो है उसने शी इज अ कंज्यूमर, मिसेस प्राची इज अ कंज्यूमर बिकॉज शी परचेसेस रिफाइंड ऑयल, वो रिफाइंड ऑयल परचेस करती है फ्रॉम बालाजी ग्रोसरीज इन स्मॉलर क्वांटिटी में परचेस करती है। 2 kg परचेस किया फॉर हर ओन कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए उसने परचेस किया है।
तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया, और सुनना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो की पॉइंट्स मतलब मैं बताती हूँ, हिंट देती हूँ, उसी से आपको एग्जाम में है ना समझने में मदद मिलेगी। नाउ यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो है कि मिस्टर प्रणव, जो मिस्टर प्रणव है इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, वो डब्बे बनाने का काम है, उसका टिन बनाने का काम है। एंड मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो मिस्टर जैक है सेल्स गुड्स टू फ्रैंक कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, और वो नॉर्थ अमेरिका में गुड्स सेल करता है। मिस्टर विलियम्स जो यूएसए का, वो बाय करता है वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील, गुड्स ब्राजील से वो परचेज करता है, बाय करता है। तो यहाँ पे हु इज इम्पोर्टर, इम्पोर्टर कौन हुआ, एंड हु इज मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन हुआ, देन हु इज एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट का मतलब क्या है, तो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड, जब गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री से जब परचेज किए जाते हैं तो इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट ट्रेड, तो उसे इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेसर्स ऑफ फ्रैंक कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका है वो इम्पोर्टर है, क्योंकि है ना वो परचेज करता है, और इंग्लैंड वाला जैक, मिस्टर जैक सेल करता है, तो वो इम्पोर्टर हुआ। एज द जैक कॉर्पोरेशन परचेसेस गुड्स, फ्रैंक कॉर्पोरेशन परचेसेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड, मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड से वो परचेस करता है। नाउ यहाँ पे हु इज मैन्युफैक्चरर, तो मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए ऑल्सो इज हाँ मिस्टर विलियम है, ये भी, ये जो यूएसए का ये भी बाय करता है ना, तो ये भी इम्पोर्टर है एज ही बाइज वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील, क्योंकि वो ब्राजील से बहुत सारे गुड्स परचेस करता है। नाउ यहाँ पर हु इज मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कौन है, तो मैन्युफैक्चरर का पहले मीनिंग लिखो, तो मैन्युफैक्चरर इज वन हु प्रोड्यूसेस और मैन्युफैक्चर्स द गुड्स, जो प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है गुड्स। सो ये जो केस है, इन दिस केस प्रणव फ्रॉम इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरर, ये जो प्रणव है इंडिया से, वो है ना मैन्युफैक्चरर है, एज इज मैन्युफैक्चर्स टिन, तो वो डब्बे बनाने का उसका काम है, टिन्स बनाने का काम है। नाउ थर्ड वन यहाँ पे हु इज एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे देखो मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल्स गुड्स टू, तो मतलब ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड से एक्सपोर्ट हो रहा है माल। तो यहाँ पर पहले हमें लिखना है कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स, जब फॉरेन बायर्स को सेल किए जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ट्रेड, तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। नाउ एक्सपोर्टर होता कौन है, तो एक्सपोर्टर इज द वन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू बायर्स, ये वो है जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज है ना बायर्स को सेल करता है इन फॉरेन कंट्री में। सो इन दिस केस देयर आर टू एक्सपोर्टर्स, तो यहाँ पर दो एक्सपोर्टर है। पहला तो मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड एज ही सेल्स गुड्स टू मेसर्स ऑफ फ्रैंक कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, एंड द पर्सन फ्रॉम ब्राजील, ये ब्राजील वाला पर्सन है, ये भी सेल कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो यूएसए वाला विलियम्स है, मिस्टर विलियम्स है, वो बाय कर रहा है ब्राजील से, तो कोई तो बंदा सेल कर रहा है ब्राजील में, यूएसए को दे रहा है, तभी तो वो मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ब्राजील, द पर्सन फ्रॉम ब्राजील हु सेल्स गुड्स टू मिस्टर विलियम्स फ्रॉम यूएसए, तो वो कौन हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, ब्राजील वाला बंदा एक्सपोर्टर हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करके लिखना है, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिस वाली बात है। नाउ यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे मीनिंग, आपको सबसे पहले कभी भी मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो पहले इंडस्ट्री का मतलब क्या, तो इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। एंड जो कॉमर्स क्या होता है, तो कॉमर्स इज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन, तो ये आपको है ना से याद रखने वाली चीज है। नाउ सेकंड लोकेशन की बात करें, तो ये जो इंडस्ट्री है ये लोकेटेड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज में एंड वर्कशॉप्स में लोकेटेड। एंड जो कॉमर्स है ये कहाँ पे कैरी आउट होता है, कहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो इन मार्केट्स एंड ऑफिसेस में होता है। देन थर्ड यूटिलिटी, तो ये है ना जो इंडस्ट्री है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, फॉर्म यूटिलिटी मतलब कन्वर्ट करना,
किसी भी किसी चीज से दूसरी चीज बनाना, कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल को यूज कर कर फिनिश प्रोडक्ट बनाना, तो वो इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री क्या करते हैं, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। एंड कॉमर्स जो है वो है ना प्लेस यूटिलिटी, आपका वेयर हाउसिंग वगैरह की फैसिलिटी होना, टाइम यूटिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्ट की, सॉरी वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट की, देन टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी है ना, ये कॉमर्स ये क्रिएट करता है। नाउ यहाँ पे फोर्थ है कि रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कौन से यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, तो इट यूजेस मशीन एंड मैन पावर, मशीन एंड मैन पावर को यूज करता है। एंड कॉमर्स क्या करता है, तो इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर, इसको ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है। देन कैपिटल की बात करें तो इंडस्ट्री में ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, ह्यूज कैपिटल, बहुत ज्यादा पैसा है ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, तो ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इंडस्ट्री। देन कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स है ना कंपेरेटिवली है ना उसको कम पैसे की जरूरत होती है, रिक्वायर्स लेस कैपिटल। नाउ सिक्स्थ, इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स, ये है ना कॉमर्स के बिना है ना मीनिंगलेस है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का कोई मतलब नहीं रहता है, कॉमर्स के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। एंड जो कॉमर्स है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड, और हम कमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट ही नहीं कर सकते विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो आप क्या है ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये दोनों है ना एक दूसरे पे ये इंटरडिपेंडेंस, इन पे इंटरडिपेंडेंट है ये। देन सेवेंथ यहाँ पर कंडक्टेड बाय, तो प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज में। एंड यहाँ पर जो कॉमर्स है उसमें ट्रेडर्स होते हैं, मर्केंटाइल एजेंट्स एक्सेट्रा, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं। देन स्टेटस की बात करें तो इंडस्ट्री को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया गया है एंड कॉमर्स को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया गया है। नाउ क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज इनमें टाइप्स है। एंड कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ना कॉमर्स के टू पार्ट्स है। देन मार्केट फोर्स की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड को, जो इंडस्ट्री है वो सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो है ना कॉमर्स है वो डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों को ही रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है बिजनेस एंड कॉमर्स, तो बिजनेस एंड कॉमर्स की हम बात करें यहाँ पर डिस्टिंग्विश में, तो सबसे पहले मीनिंग, बिजनेस का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है, तो मीनिंग इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच डील्स इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो है ना प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डील करती है। एंड कॉमर्स की बात करें तो इट इज अ पार्ट, ये पार्ट है बिजनेस का विच इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि है ना गुड्स एंड सर्विसेज से कंसर्न है ना। कॉन्सेप्ट, तो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया एज इट इंक्लूड्स कॉमर्स। एंड कॉमर्स क्या हो गया, नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये पार्ट है, ये बिजनेस का टुकड़ा है, पार्ट है, हिस्सा है ना। बिजनेस में स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल एंड मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, इट रिक्वायर्स टेक्निकल एज वेल एज मार्केटिंग स्किल्स। एंड कॉमर्स को क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स ओनली मार्केटिंग स्किल्स, इसको ओनली मार्केटिंग स्किल्स चाहिए कॉमर्स को। नाउ फोर्थ, क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में क्लासिफाइड है। एंड जो कॉमर्स है वो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्लासिफाई है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो दो डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गए। अभी नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये जो क्वेश्चन नंबर अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 and 4 है, इसको मैं कंबाइनली आप लोगों को ये बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिस्टिंग्विश बिटवीन बताने वाली हूँ। साथ ही आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों का आंसर द फॉलोइंग, उसमें पहला क्वेश्चन गिव कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में भी पूछा गया है। तो ये सेम इसी तरीके से आप लोगों को है ना ये कंपैरेटिव स्टडीज है ना एनालिसिस देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे फिर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेम ही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को मैं कंपैरेटिवली ये जो डिस्टिंग्विश 3rd and 4th के लिए बता देती हूँ। तो पहले मीनिंग के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो बिजनेस है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है मीनिंग में कि इकोनॉमिक, ये प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड। और एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर एक बंदा, 1 person वर्क करता है अनदर पर्सन के लिए, 1 person वर्क्स अंडर द अनदर
पर्सन। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पर रिवॉर्ड एंड रिटर्न की बात करें तो बिजनेस में है ना प्रॉफिट अर्न करते हैं, बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट, एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो है ना फीस चार्ज करते हैं, चार्जेस फीस एज अ रिटर्न टू प्रोफेशनल्स एंड एम्प्लॉयज रिसीव, एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, तो एम्प्लॉयज को वेजेस और सैलरी मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में तो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, वो जो कि उसकी बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगा कि बड़ा बिजनेस है छोटा बिजनेस है, ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, अनलेस अंटिल वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना हो तो लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। नेचर ऑफ वर्क कैसा है, तो ये जो बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द पब्लिक, एंड प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो सर्विस है ना पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। नाउ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, दे परफॉर्म द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। नाउ क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। प्रोफेशन में क्या होता है, एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब अब है ना सीए किया हुआ कोई डॉक्टर का काम थोड़ा ना कर देगा, डॉक्टर का काम करने वाला सीए का काम नहीं कर सकता, तो एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये है ना एम्प्लॉयर बताता है भाई क्या काम करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन काम के हिसाब से क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर बताता है। नाउ डिसीजन मेकिंग, तो बिजनेसमैन आप फ्री, वो लोग फ्री होते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। प्रोफेशनल है ना एक्सपर्ट डिसीजंस वो भी अपने प्रोफेशन में ले सकते हैं एक्सपर्ट डिसीजंस। एंड जो एम्प्लॉयमेंट में है ना एम्प्लॉय डज नॉट हैव एनी पावर, उसको कोई डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं होता है, वो बिजनेस में कोई डिसीजन नहीं लेता है। नाउ रिस्क, रिस्क की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन है, आप प्रॉफिट को बता नहीं सकते हो फिक्स कितना प्रॉफिट रिसीव होगा, इरेगुलर, सो हाई रिस्क इज प्रेजेंट, तो इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व रहती है बिजनेस में। एंड प्रोफेशन में क्या होता है, फीस इज जनरली नॉट सर्टेन, इसमें कोई फीस है ना सर्टेन फीस नहीं होती है, रेगुलर फीस नहीं होती है, रेगुलर नॉट सर्टेन और रेगुलर। देन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड एंड रेगुलर आपको इनकम रिसीव होती है एम्प्लॉयर को, एंड एज पर द जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो बिजनेस का एग्जाम्पल जैसे बिल्डर्स हो गए, ग्रोसर्स हो गए, सुपरमार्केट वाले हो गए, उनका बिजनेस हो गया। प्रोफेशन में एग्जाम्पल्स हो गए डॉक्टर, सीए, लॉयर एक्सेट्रा। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्लर्क हो गए, टीचर हो गए, ऑफिसर्स हो गए एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको है ना, इसलिए ये जो है क्वेश्चन मैंने जैसे आप लोगों को बोला, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में भी पहला क्वेश्चन गिव कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पे भी यही सेम आपको कंपैरेटिव स्टडीज देनी है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये है ना कंबाइनली आपको ये जो डिस्टिंग्विश है दोनों थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आंसर इन ब्रीफ, तो आपको है ना ब्रीफ में आंसर्स देना है, तो स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के आपको 4 फीचर्स है ना यहाँ पर देने बोला है। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशन का पहले मीनिंग लिखना है कि प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज, अपना एजुकेशनल नॉलेज यूज करता है, स्पेशल स्किल यूज करता है ताकि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके और वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके, फॉर अर्निंग सम इनकम ऑल्सो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। नाउ फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, तो फीचर्स में है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, हम फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, विशेषताएं। तो एम क्या है प्रोफेशन का, तो एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी, हर एक प्रोफेशन है ना मनी अर्न करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, एंड साथ ही उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देने का काम करते हैं। नाउ इनकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जो डिग्री जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, उस डिग्री के साथ ही है ना प्रोफेशन प्रैक्टिस किया जा सकता है। ऐसे ही है ना जैसे बिजनेस में कैसे होता है, आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, लेकिन इसमें डिग्री कंपलसरी होती है। तो ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, सेपरेट सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मतलब यहाँ पर इनका
कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट इनको फॉलो करना होता है, तो दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड। तो इनको यहाँ पे वो अपना नॉलेज लेना जरूरी होता है बाय सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग, एजुकेशनल फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ में सिस्टमेटिकली इनको ये जो नॉलेज है वो गेन करना पड़ता है। तो वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। जब तक है ना ये नॉलेज नहीं लेते हैं इनका जो पर्टिकुलर, जैसे कि कोई डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टर की पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। कोई लॉयर बनना है तो उसको लॉयर की प्रैक्टिस मतलब उसको पूरा लॉयर का एजुकेशन लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसे नाउ फाइनेंशियल रिटर्न्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, सर्विसेज के एक्सचेंज में उनको फीस रिसीव होती है। एंड इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स को जो इनकम रिसीव होती है उनकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। सो प्रोफेशनल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। नाउ अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसको है ना सैलरी मिलती है, गेट सैलरी, बट जो है ना खुद का प्राइवेट बिजनेस रन कर रहा है, दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली, जो प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड और उनको फीस रिसीव होती है। नाउ कैपिटल की बात करें तो प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोफेशन है ना वो इंडिपेंडेंटली वो लोग प्रैक्टिस करते प्रोफेशन को, उसके लिए उनको कोई है ना कैपिटल मतलब कोई है ना बिजनेस में जैसे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत रहती है तो कैपिटल चाहिए होता है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता है कैपिटल, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग के लिए कोई है ना ह्यूज कैपिटल के सेटअप की जरूरत नहीं है। छोटे से अमाउंट के साथ में कोई भी अपना है ना इंडिपेंडेंटली वो लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन, ये डिपेंड करता है भाई कौन कौन से टाइप का प्रोफेशन, कोई लॉयर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन टू प्रोफेशन ये डिपेंड करता है। नाउ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, तो सम प्रोफेशंस हैव अ काउंसिल, उनकी काउंसिल होती है तो विच रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल, जो है ना प्रोफेशनल्स की जो एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करती है, मतलब कंट्रोल करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करती है, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है। तो यहाँ पे दीज प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ, तो इन प्रोफेशनल्स को है ना अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है विद देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल, ताकि उनको वहां पर है ना प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट मिले, टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, तो लॉयर्स को है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है के लिए है, देन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, तो ये सारे है ना जो काउंसिल्स है उनसे है ना अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर्टिफिकेट जरूरी है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो द कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल, हर एक प्रोफेशनल को ये फॉलो करना पड़ता है। एंड जो हर एक एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होता है उसको एक्वायर करना पड़ता है मेंबरशिप फ्रॉम द रेस्पेक्टिव काउंसिल से। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर है ना 4 फीचर्स ही पूछे, लेकिन मैंने है ना यहाँ पे सारे फीचर्स आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट 4 जो आपको आते हैं वो आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो प्रोफेशन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, कैन नॉट बी ट्रांसफर। जैसे डॉक्टर है, अब उसकी बेटी ने डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं की और डॉक्टर अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता है कि अपना प्रोफेशन नहीं, वो नॉट अलाउड है। तो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन on the bill of professional. For example, a doctor cannot transfer the medical practice to his son or daughter who has completed the concerned medical education, who has not completed, sorry, जिसने हाँ अगर उसने वो बच्चे ने भी मेडिकल एजुकेशन उतनी ली है उस तरीके की ली है तो प्रोफेशन ट्रांसफर होता है, नहीं तो नहीं होता है। नाउ यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क की हम बात करें तो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट डिजाइन्स, द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस एक्सेट्रा। नाउ स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, 2 टाइप की इंडस्ट्रीज आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इंडस्ट्री इम्प्लाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्री दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते फाइनल गुड्स में इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज, जो कि है ना यूज के लिए तैयार होते हैं, रेडी फॉर यूज। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको 2 ही पूछा तो आप कोई भी 2 बता सकते हो। तो यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज, देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज, तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर
जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है तो ये कंसर्न हो गई, रिलेटेड हो गई, नेचर से रिलेटेड हो गई, और ये नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो गई। नाउ जो प्रोडक्ट्स है प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज्ड एज अ इनपुट, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वो उसके जो प्रोडक्ट्स है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में यूज किए जा सकते हैं, एज अ इनपुट यूज किए जा सकते हैं। मतलब है ना, इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उनका जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में इनपुट के रूप में है ना, वो एज अ रॉ मटेरियल वो यूज हो सकता है। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो कि है ना फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड से इंक्लूडेड, उसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स का डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, रेनफॉल क्या है, एक्सेट्रा। बी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो दिस इंडस्ट्रीज ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट है ना निकालते हैं माइनिंग के थ्रू, सॉइल एंड एयर एंड वाटर। जनरली ये जो जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म में होते हैं एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन्हें यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स हो गया, ग्राउंड से निकालना, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री हो गया, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है। एंड इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म, कच्चे रूप में भी यूज किया जा सकता है, मे बी सेंड टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का काम इनका, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है तो दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन, ये है ना प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट होती है। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज इनको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में। ये एंड एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने टोमेटो प्रोवाइड किया एंड आर यूज फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। सॉस एंड केचप को बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरीके के, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना इनटू फिनिश प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर एंड मशीन के हेल्प से। एंड जो फाइनल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, तो ये कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेक्सटाइल्स हो गया, मतलब ये कपड़ा का, देन शुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सेकेंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो दीज इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज है दीज आर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, टनल्स हो गए, देन कैनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा। तो इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, एक प्लेस पे गुड प्रोड्यूस हो रहा है एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस, दूसरे प्लेस पे सेल हो रहा है, बट गुड्स मेड एंड सोल्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर एट वन प्लेस। लेकिन जो ये जो गुड्स बनाए बेचे जाते हैं वो बनते भी उसी जगह पे है और बेचे भी उसी जगह पे जाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग को आपने बनाई, कंस्ट्रक्ट की, बिल्डर ने बिल्डिंग, और बिल्डिंग उठा के वो दूसरी जगह ले जाएगा क्या? मुंबई में उसने कंस्ट्रक्ट की उठा के पुणे ले जाएगा क्या? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करता है ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो। देन थर्ड यहाँ पे टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करें तो दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। तो सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है बाय दीज इंडस्ट्रीज एंड इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग विच कम्स अंडर द नेशनल कैटेगरी के, ट्रेडिशनल कैटेगरी के अंडर में आता है। जहां पर मॉडर्न टाइम्स में जो होटल इंडस्ट्री, अभी के समय में जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो, ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया, तो ये है ना टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपको 2 फॉरेन ट्रेड के टाइप्स बताने। तो व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस, पहले तो फॉरेन ट्रेड का आप मीनिंग लिख दो कि व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड, एंड व्हेन बाउंड्रीज ऑफ 2 कंट्रीज आर क्रॉस्ड देन डिफरेंट करेंसीज आर यूज्ड। नाउ इट इज फर्दर डिवाइडेड एज इम्पोर्ट ट्रेड हो गया, तो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड, इम्पोर्ट मतलब परचेज फ्रॉम
अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें तो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स को सेल किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ट्रेड। एंड एंटरपोर्ट ट्रेड की बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये है ना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन है, एंड इट इन्वॉल्व्स इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दीज गुड्स टू अनदर कंट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडियन सेलर हो गया, importing goods from Japan and re-exporting same goods to Africa. Now fourth यहाँ पर है state any four auxiliaries to trade। तो आपको auxiliaries to trade, four auxiliaries to trade बताना है। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिनका स्मूथ फ्लो हो जाता है गुड्स का, जहां पर वो मैन्युफैक्चर सेंटर से कंजम्पशन सेंटर्स तक पहुंचने में उनका स्मूथ फ्लो हो जाता है, तो उसे एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। तो दीज एक्टिविटीज प्ले सपोर्टिव रोल, ये सपोर्टिव रोल का काम करते हैं, हेल्पिंग हैंड जैसे। तो दे हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस, मतलब ऑब्स्टिकल्स, जो भी तकलीफें हैं, जो रोड़े हैं बीच में, उनको हटाने का काम करते हैं, विच अराइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फॉलोइंग आर द वेरियस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, एक जगह पे गुड्स प्रोड्यूस हुए, बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया, लेकिन वो बहुत सारी दूसरी जगह पे बहुत सारी अलग अलग लोकेलिटीज में उसकी डिमांड हो गई। तो ट्रांसपोर्ट इस कमी को दूर करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने का काम करता है। सो गुड्स आर टू बी सेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस से वेयर दे आर डिमांडेड, जहां पर उनकी डिमांड आ रही है। तो इसमें ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, मैन एंड मटेरियल के मूवमेंट के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ वेयर हाउसिंग की बात करें तो देयर इज वेयर हाउसिंग है, ये गैप को पूरा करता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के गैप को, क्योंकि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जो गैप होता है में गैप होता है ना, क्योंकि प्रोड्यूस होते ही इमीडिएटली कंज्यूम हो गया ऐसा नहीं होता है। तो सर्टेन गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल बनते रहते हैं बट कंज्यूम्ड, लेकिन वो कंज्यूम होते हैं ओनली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर, समय में ही वो यूज होते हैं, या फिर है ना पर्टिकुलर ईयर में वो बनते हैं, ईयर में कुछ महीने बनते हैं और फिर थ्रू आउट द ईयर यूज होते हैं। तो वाइस वर्सा इस तरीके से, मतलब वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, कि भाई ये ना थ्रू आउट द ईयर है ना वो यूज हो रहे हैं और उसका प्रोडक्शन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर हुआ है। तो इन दिस एरा ऑफ मास प्रोडक्शन, अब कैसे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हाई जो पॉपुलेशन है डिमांड उतनी ज्यादा है, तो स्टोरेज इज इंडिस्पेंसिबल। तो स्टोरेज को हम अलग नहीं कर सकते ना, उससे स्टोरेज करके रखना ही पड़ेगा। द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम टाइम, समय पर उन्हें स्टोर करना जरूरी है। जब वो प्रोड्यूस होते हैं उसी समय पर उन्हें है ना स्टोर करना जरूरी है, वेयर हाउस में रखना जरूरी है, टिल द टाइम दे आर सोल्ड, जब तक वो बेचे नहीं जाते। तो स्पेशल अरेंजमेंट उनके लिए करना पड़ता है, केयरफुली स्पेशल अरेंजमेंट जरूरी होता है, एंड स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट, और साथ में उसका लॉस नहीं हो, डैमेज नहीं हो, तो वो उसको ध्यान रखते हुए करना होता है। तो वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड गुड हाउस, वेयर हाउस को हम गुड हाउस भी बोलते हैं। प्राइस इज मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल, और प्राइस को भी है ना स्टेबल रखना पड़ता है, रीजनेबल लेवल पे रखना पड़ता है, एंड देयर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की यहाँ पर हम इंश्योरेंस की बात करें तो देयर आर वेरियस, बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होती है बिजनेस में, जैसे कि गुड्स में आग लग गई, जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए बाढ़ आने से, वाइल इन प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन के समय या प्रोसेस या ट्रांजिट के समय पर एक्सीडेंट हो गया, माल खराब हो गया, स्टोरेज के टाइम पे ना आग लग गई, चोरों ने चुरा लिया। तो बिजनेसमैन को क्या करना होता है, रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज बचाती है उनको, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। तो वो कंपनीज क्या करती है, जो भी लॉस होता है उसको कंपेंसेट करके देती है, थोड़ा उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है बिजनेसमैन को। द बिजनेसमैन हैज टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली पे करना पड़ता है, एंड रिस्क कैन नॉट बी अवॉइड। लेकिन हम रिस्क को है ना कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी निकालकर मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर है बैंकिंग। तो बैंकिंग की बात करें तो वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है।
टू रन इट स्मूथली चले तो बैंक सप्लाई मनी, बैंक है ना मनी सप्लाई करते हैं, सफिशिएंट फंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक से हम सफिशिएंट फंड ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। बैंक प्रोवाइड्स लोन, बैंक लोन प्रोवाइड करती है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट एक्सेट्रा टू बिजनेसमैन को। नाउ बैंक्स आल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज लाइक जैसे चेक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गए, तो ये सारे के सारे बैंक प्रोवाइड करती है, जिससे कि ट्रेडर को मदद मिल जाती है बिजनेस को की जो भी एक्टिविटीज है उसको स्मूथली आराम से कैरी आउट करने के लिए। नाउ एडवर्टाइजिंग सभी जानते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम सीरियल देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यार कितने एड्स आते हैं। एडवर्टाइजिंग ये इफेक्टिव एड है सेलिंग द गुड्स को सेल करने के लिए। तो द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करता है, बताता है सारे के सारे इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट है ना कन्विंस हो जाए, कंज्यूमर कन्विंस हो जाए, खरीदने के लिए तैयार हो जाए, इस तरीके से ऐड बनाया जाता है। सो इट कैन बी कैरिड आउट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज में ये कैरी आउट किया जा सकता है। इट कैन बी इंडोर हो सकता है, आउटडोर हो सकता है। कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, लोगों को से ये लोगों तक है ना अपना मैसेज पहुंचाना, घर बैठे लोगों से, वो इंडोर एडवर्टाइजिंग हो गई, जैसे कि न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी चैनल्स के, टीवी के थ्रू जब मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं तो लोग ऐड भी देखते हैं ना। तो नाउ कम्युनिकेटिंग विद पीपल व्हेन दे गो आउट, जब वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको आउटडोर एडवर्टाइजिंग दिखती है। वो किस टाइप की होती है, तो जैसे पोस्टर्स लगाए हुए दिखेंगे दीवारों पर, होर्डिंग्स होगी, जो मेन प्लेसेस है, मार्केट प्लेस, क्राउड वाली प्लेस है, वहां पे प्रोमिनेंट मतलब मेन प्लेसेस जो है वहां पे होर्डिंग्स दिखेंगे, न्यू साइन बोर्ड दिखेंगे। तो ये सब जो है ना एडवर्टाइजिंग के वेज है, एग्जाम्पल्स है किस टाइप की एडवर्टाइजिंग करते हैं। नाउ मर्केंटाइल एजेंट्स, तो मर्केंटाइल एजेंट्स क्या करते हैं, ये कस्टमर्स है ना, हमको पता है कि कस्टमर्स है ना अलग अलग लोकेलिटीज में रहते हैं, दे आर स्कैटर्ड, फैले हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, तो है ना सेलर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर कस्टमर तक वो पहुंच जाए। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मर्केंटाइल एजेंट्स है ना हेल्प करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे ब्रिज द गैप, वो गैप को फुलफिल करते हैं बिटवीन द बायर एंड सेलर के बीच में जो गैप है वो उसको वो कंप्लीट करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कैसे एक छोर से दूसरे छोर हमको अगर पार होना है तो हम ब्रिज का उपयोग करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट्स है वो बायर एंड सेलर के बीच में लिंक है, जिन्हें हम ब्रोकर्स एंड स्टेट एजेंट्स भी बोलते हैं, एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स। नाउ 7th यहाँ पे है कम्युनिकेशन। तो आज का जो वर्ल्ड है, टूडेज वर्ल्ड, देयर इज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इंफॉर्मेशन तो ऐसे फैलती है, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड। तो इंफॉर्मेशन मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हमको कम्युनिकेट करना जरूरी है। देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स द ट्रेडर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हेल्प करने का करेगा अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे सेल फोन हो गए, आजकल तो सेल फोन्स पे भी ऐड आते हैं, पता है ना, प्रोडक्ट्स वगैरह के, पोस्टल सर्विसेज हो गए, ईमेल हो गए, आर मेड अवेलेबल। आई होप आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पर है स्टेट एनी 4। हमें ना 4 फीचर्स है ना पूछे एम्प्लॉयमेंट के, तो मैंने सारे फीचर्स बताए आपको, 4 ही फीचर लिखने हैं, 4 पूछे तो यहाँ पर पहले मीनिंग, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, एक एम्प्लॉयमेंट भी, इन विच पीपल वर्क करते हैं फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, फॉर दूसरे के लिए काम करते हैं, सॉरी। एंड देयर इज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो नौकर, जो बॉस होता है, एंड एम्प्लॉय जो काम करता है बॉस के लिए। नाउ एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करता है, एंड जो पर्सन एक्सेप्ट करता है जॉब को वो एम्प्लॉय होता है। अभी एम्प्लॉय को क्या मिलता है, तो उसको रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, एंड उससे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो भी फॉलो करनी होती है। तो एम्प्लॉय को दोनों भी, एम्प्लॉय को एंड एम्प्लॉयर दोनों को ही है ना ये फॉलो करना पड़ता है कि भाई सैलरी डिसाइड होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगे, भाई कितने घंटे कौन क्या काम करेगा, कौन सा टास्क है, तो ये सारी दोनों के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। नाउ फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो पहला है एम। द मेन एम क्या है, टू अर्न मनी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर की नीड्स को पूरा करना। देन सेकेंड क्वालिफिकेशंस है, तो ईच जॉब है उसको कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन लगती है, सम क्वालिफिकेशन, वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हो सकता है, इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब, किस टाइप का जॉब है उस पर डिपेंड करता है।
तो फॉर स्किल्ड जॉब सम जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है वो रिक्वायर्ड होती है, आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे जॉब हो गई, नर्स की जॉब हो गई, बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब। अनस्किल्ड जॉब के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे बॉय ऑफिस में बॉय रखा जस्ट छोटे मोटे कामों के लिए, फाइल यहाँ से वहां करवाने के लिए, तो उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। थर्ड यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न्स, तो है ना, वेजेस और सैलरीज आर गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय काम करता है तो उसको भी तो वो क्यों काम करता है? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, मतलब ब्रेड बटर उसको चाहिए भी, उसको भी तो पेट भरना है अपना, तो उसके लिए फाइनेंस तो चाहिए ना, फ्री ऑफ सर्विस कैसे देगा? तो वेजेस और सैलरीज उससे रिसीव होती है जब वो अपना काम कंप्लीट करता है। तो वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट के पहले ही डिसाइड होती है। एंड वेजेस आर पेड, वेजेस है ना डेली और वीकली बेसिस पे पे की जाती है, और सैलरी वो मंथली होती है, सैलरी इज पेड मंथली। अलॉन्ग विद सैलरी अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे बोनस हो गया, देन क्वार्टर्स टू स्टे, रहने के लिए क्वार्टर दिया, सब्सिडाइज्ड फूड इन कैंटीन, कैंटीन में ना सस्ते में मतलब खाना, प्लेट लंच वगैरह प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, वो एम्प्लॉयज को दी जाती है फैसिलिटीज। देन कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे है ना, एम्प्लॉय बनने के लिए कोई कैपिटल आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एम्प्लॉयर है ना इन्वेस्ट करता है, प्रोवाइड करता है एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। टास्क को कंप्लीट करने के लिए सारी फैसिलिटी एम्प्लॉयर करके देता है, तो भाई इसको थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट करना है एम्प्लॉय को, इसलिए कोई कैपिटल नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई होती है वो फॉलो करनी होती है हर एक किसको, एम्प्लॉय को, तो उसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। नाउ नो ट्रांसफरेबिलिटी, अरे मेरी जॉब किसी और को ट्रांसफर ऐसे नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इफ टीचर रिटायर हो रही है तो वो क्या अपनी जॉब अपने बच्चे को या बेटी को दे देगी? ऐसा नहीं होता, तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है। देन नेचर ऑफ वर्क, तो एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क, हर एक एम्प्लॉय को अपना काम जो टास्क जो देता है एम्प्लॉयर वो कंप्लीट करना होता है। एंड द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड करता है भाई काम किस टाइप का है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ यहाँ पर दिया कि राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के 4 ऑब्जेक्टिव्स, आपको एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे सिमिलर टू 3 ऑफ क्वेश्चन 8 में भी ये है ना आपको सिमिलर यही आपको आंसर यूज करना है। तो यहाँ पर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स से गाइड की उनके मोटो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्टिविटीज के लिए भी, राइट, क्या टास्क है। नाउ दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आपको 4 ही पूछे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बता देती हूँ, आपको पूछे गए 4 ही है। तो यहाँ पर जो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसमें ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला क्या है, अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड, प्रॉफिट तो हर एक को चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, हर एक बिजनेस को प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके। एंड सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, अभी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को है ना एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है ताकि वो है ना नए कस्टमर बेस बना सके, नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सके अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो उसके पहले से कस्टमर्स बने हुए उनके साथ में वो नए कस्टमर्स को भी अपनी तरफ खींच सके। देन थर्ड यहाँ पे इनोवेशन, तो इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज है ये इनोवेशन, नए तरीके से नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे आते हो अपने काम को लेकर, तो विच रिजल्ट्स इनटू, इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट इंप्रूव होता है, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आता है, प्रोसेस जो होता है प्रोडक्शन का वो भी इंप्रूव होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए ना रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना होता है, मार्केट सर्वे करना होता है, नए टेक्नोलॉजीज यूज करने होते हैं। देन फोर्थ, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज, तो रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स रिसोर्सेज है, एंड उनके जो यूजेस है वो ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ये हमने इको में भी पढ़े हैं, राइट, फर्स्ट चैप्टर में। तो दे शुड बी यूज टू इट्स मैक्सिमम इन्हें यूज करना है, एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, और इन्हें वेस्ट नहीं करना होता है। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ जो रिसोर्सेज है वो अल्टीमेटली क्या करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट को लीड करता है।
नाउ सेकंड जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स पूछे, तो आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के 2 ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव के 2 ऑब्जेक्टिव करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई करना जरूरी है ताकि उसमें प्योरिटी हो, सेफ्टी हो, ड्यूरेबिलिटी भी हो और वो यूजफुल भी हो। तो क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। क्वालिटी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, देन सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। तो एवरी बिजनेस को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना जरूरी है अपने कस्टमर्स को। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत काम नहीं करना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गए, भाई आपने माल दबा के रख लिया, जब है ना डिमांड आई तब आपने है ना महंगे भाव में बेचा, मिसलीड करना एडवर्टाइज करके, देन है ना रॉन्ग मेजरमेंट देना शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ये है ना किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं होता है। ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए आपको ईमानदार बनना जरूरी है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो यहाँ पर बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। ये भाई ये अकेले थोड़ी ना चल सकता है, ये सोसाइटी पे भी डिपेंडेंट है, आर्थिक उस पे भी डिपेंडेंट है। तो बिजनेस ये क्रिएट करता है जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लोगों के लिए, एंड ये है ना इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है इसको टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्संस के लिए। देन फोर्थ यहाँ पे वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स है ना, ये भी सोसाइटी के ही हिस्से है, पार्ट है, राइट। जिस समाज में हम रहते हैं उसी के हिस्से। सो इफ एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, जब एम्प्लॉयज का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है तो इट ब्रिंग्स वेलफेयर ऑफ टू द सोसाइटी के लिए फायदेमंद है ना। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो बाय प्रोवाइडिंग, आप उन्हें ना अच्छी पगार, सही पगार दो, रेगुलर उनको सैलरी मिलती रहे, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करो, और है ना पर्सनल जो पॉलिसीज है, मतलब जो है ना प्रमोशन पॉलिसीज वगैरह होती है, तो उसमें है ना आप इम्पार्शियल रहो, पार्शियल ना रहो। आपके पसंद का बंदा है, उसको आपने बिना किसी लाइक किया तो आपने प्रमोशन दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। देन ऑफरिंग इंसेंटिव्स, आप ऑफर करते हो टाइम टू टाइम, आप है ना एडिशनल, मतलब आप रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी के अपार्ट आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। नाउ हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, ये सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या से है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होते बढ़ते जा रहा है, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी आ रही है, जैसे कि ट्रैफिक जैम हो जाना, ग्रोथ ऑफ स्लम्स मतलब ये झोपड़पट्टियां, देन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन वगैरह। तो बिजनेस को ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो है ना मतलब ये ना ध्यान रखे, और है ना इन सब प्रॉब्लम्स को, जो सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है इंडस्ट्रीज की वजह से, तो उसको वो है ना रिड्यूस करे, उसको पुल डाउन करे। नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के भले के लिए काम करना। तो बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जनरल वेलफेयर के लिए काम करे, एंड फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस ऑफ फॉर गुड कॉज, अच्छे काम के लिए वो डोनेशंस दे, एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स भी वो प्रोवाइड करे। तो ये सब है ना बिजनेस यूनिट को करना जरूरी है। तो ये उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अभी हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहां पे आपको बोला है स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ बिजनेस। आपको फीचर्स के कोई भी 4 है ना, आपको फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो पहले तो हम मीनिंग लिखेंगे कि बिजनेस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, इट इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस करना एंड सेल देम इन द मार्केट to reap the reward by way of profit. Now, according to Professor Henne, उनका क्या कहना है कि business activities are all those human activities, ये वो सारे के सारे human activities है which are directed towards the production and processing of wealth and processing के production के लिए वो तत्पर है। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, पैसे के लिए है, राइट। एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, तो जिंदा रहने के लिए कमाना तो जरूरी है ना, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, ये खाली लव, एफेक्शन, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट के ऊपर नहीं चलता है बिजनेस। नाउ टू पार्टीज, तो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 2 एक्सचेंज होना जरूरी है ना, इन्वॉल्व एन एक्सचेंज, मिनिमम 2 पार्टी होना जरूरी है, आर रिक्वायर्ड ऑफ एक्सचेंज, दैट इज द सेलर एंड बायर का होना जरूरी है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, ये अग्रीमेंट होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर, वर्बल और रिटन। देन थर्ड, जैसे उधार दिया तो
कैश पेमेंट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। नाउ प्रॉफिट मोटिव, द बेसिक जो पर्पस है बिजनेस का वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है एक्टिविटी से। एंड बिजनेसमैन है ना ट्राई करता है मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करके और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। नाउ इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलते रहे, तो ये उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। एंड जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो अलग अलग हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस यूनिट पे डिपेंड करता है। एक जैसा प्रॉफिट नहीं अर्न करता है हर एक बिजनेस। छोटा बिजनेस है थोड़ा प्रॉफिट अर्न करेगा, बड़ा बिजनेस है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो बड़े प्रॉफिट अर्न करने वाले बिजनेस के जो वर्कर्स है वो ज्यादा होंगे, उनके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे। नाउ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के पहले दे शुड बी प्रोड्यूस बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, उनका प्रोडक्शन होना जरूरी है ना। अब उसके बाद ही तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गुड्स आर इधर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सप्लायर, या फिर सप्लायर से बाय किए जाते हैं विद द एम ऑफ सेलिंग इट टू अदर कंज्यूमर, दूसरे कंज्यूमर को प्रॉफिट के लिए सेल करना। नाउ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सचेंज किए जाते हैं मनी और मनी के वर्थ के लिए। एंड जो मॉनेटरी एक्सचेंज होता है विथ वो क्या है, तो ये एक्सचेंज है जिसमें ना मनी, आप कोई गुड्स सेल कर रहे हो वो पैसे के लिए, तो जैसे कि ये ना बुक परचेस किया फॉर कैश के लिए, तो यहाँ पर है ना बुक रिसीव हुई और एक हाथ कैश दिया और एक हाथ है ना बुक लिया। नाउ दूसरे हैंड ऑन द अदर हैंड बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, जैसे कि वीट है ना, आपने राइस के बदले में एक्सचेंज किया। दो फार्मर्स ने एक गेहूं उगाता है, एक चावल उगाता है, तो उन्होंने गेहूं और चावल का एक्सचेंज किया। नाउ इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, अगर खुद के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट इज स्टिचिंग अ ड्रेस, जैसे कि है ना मम्मी ने है ना बच्ची के ड्रेस को स्टिच किया, फट गई स्टिच किया, तो इसको हम है ना बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन यही स्टिच अगर कोई टेलर करके देता है तो उसको पैसा चार्ज करेगा ना, लेगा ना पैसा, टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस वो लेगा, तो वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई। तो सिमिलरली गुड्स आर डोनेटेड, अगर आप है ना गुड्स डोनेट कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो वो है ना बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। नाउ यहाँ पे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, ये ना रिलेटेड होता है, कंसर्न होता है विद इधर गुड्स, या तो गुड्स से रिलेटेड होता है या सर्विसेज से। तो इन एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगे ही नहीं तो इन एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस, तो बिजनेस कैसे होगा। तो दीज गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हाउएवर जो सर्विसेज होते हैं क्रिएटेड बाय द बिजनेस पर्पस के लिए जो क्रिएट किए जाते हैं, तो वो इंटेंजिबल होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो उन्होंने क्या सर्विस प्रोवाइड किया हम उसे फील कर सकते लेकिन हम देख नहीं सकते, राइट। तो सर्विसेज है ना इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं। नाउ कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स, उसको रेगुलरिटी जरूरी है ट्रांजेक्शन्स में। वन सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस नहीं होता है, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। जैसे कि पुरानी मोटर कार है या स्कूटर है, वो आपकी खराब हो गई, या फिर आपको अभी ना नया मॉडल लेना, उसको बेच दिया, प्रॉफिट अर्न किया, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन किया है ना। लेकिन वही है ना अगर डीलर करेगा, कार डीलर है, बाइक डीलर है, वो करेगा तो उसके लिए वो बिजनेस है। तो बट इफ if he is a car dealer, so he sells and purchase cars regularly होना जरूरी है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग्स में। नाउ ऑन सर्टेन रिटर्न, तो बिजनेस द रिटर्न्स हैं वो उसको हम अनप्रेडिक्टेबल रखते हैं, नेवर प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस सफर करना पड़ सकता है, बिजनेस में अर्न प्रॉफिट और सफर और लॉस। नाउ नाइन्थ क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क की बात करें तो जो रिस्क इज द की एलिमेंट, ये की एलिमेंट है, इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर टू लॉस से रिलेटेड है। देन अनफेवरेबल एंड अनडिजायरेबल इवेंट्स होते हैं इसमें, एवरी बिजनेस विल हैव सम और दी अदर रिस्क, कुछ ना कुछ तो रिस्क होती है। और इंटेंसिटी जो है, रिस्क की जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, वो
हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, लाइक्स डिसलाइक, फैशन चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, फायर थेफ्ट हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा। तो कोई भी बिजनेस, नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द अबव मेंशन फैक्टर्स। तो ये फैक्टर से कोई बिजनेसमैन नहीं बच सकता। नाउ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम। ये अल्टीमेट एम है हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का कि भैया हमको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। तो बिजनेस इज नॉट द एक्सेप्शन टू इट, इससे बचा हुआ नहीं है ना बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस है वो बिलीव करता है इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड कर क्वालिटी सर्विसेज देकर रीजनेबल प्राइसेस पे। तो ये मॉडर्न बिजनेस का रूल है भाई, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे प्रोडक्ट्स दोगे, सर्विस अच्छी दोगे, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकोगे। तो द पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है? उसका पर्पस है कि भाई आप क्रिएट करो कस्टमर्स को और बनाए भी रखो, साथ में है ना जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको भी बनाए रखो। नाउ 8th क्वेश्चन यहाँ पे, स्टेट एनी टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। आपको दो प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन करनी है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद, किससे रिलेटेड है? तो इट इज कंसर्न विद नेचर एंड इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज्ड एज अ इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है उसको हम इनपुट इंडस्ट्री एज अ इनपुट हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो गए एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज हो गए। तो दिस जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी कि भाई ये है ना फार्मिंग एंड कल्टीवेशन से रिलेटेड है एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है ना जो वो डिपेंड करता है कि भाई लैंड की फर्टिलिटी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, रेनफॉल क्या है। एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिग आउट करते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं सॉइल, एयर एंड वाटर के थ्रू। तो जनरली ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल फॉर्म में होते हैं, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए यूज करती है। तो एक्सट्रैक्टिंग, जैसे मिनरल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किया ग्राउंड से, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री किया, तो इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म एंड मे बी सेंट टू द अदर इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोसेसिंग। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के मल्टीप्लिकेशन में। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपको शेयर करना एंड लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।